हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बड़े अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मुगल काल भाग 3 के बारे में। इससे पहले हम 2 भाग कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको भाग 1 और भाग 2 का लिंक मिल जाएगा। हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं मुगल काल के वो सवाल जो आपकी आने वाली परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना में है और आपकी पिछली परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। ठीक है, स्टार्ट करें। सवाल नंबर 1 आज का है, मुगल शासक हुमायूं के पिता कौन थे, या हुमायूं के पिता का नाम क्या था? आप जानते हैं बाबर जिसने मुगल वंश की स्थापना करी थी, उनके पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और उनके पुत्र का नाम हुमायूं। इस विषय में हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, बाबर ने खानवा विजय कब करी? ये आपको नीचे अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। समझ गए आप? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल है, अकबर ने सम्राट बनने के बाद बैरम खां को कौन सी उपाधि दी थी? अकबर ने सम्राट बनने के बाद अकबर का राज्याभिषेक 1556 में हुआ था। समझ गए आप? एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, अकबर कितनी अवस्था में राजा बनते हैं? ठीक है, फिलहाल इसका उत्तर होगा खाने खाना। क्या जवाब होगा? खाने खाना। यह आपको अच्छे से याद में रखना है। बहुत बढ़िया सवाल है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, जो आप देख पा रहे होंगे, किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? किसके शासन काल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है? तो याद रखिएगा, अकबर के टाइम पीरियड में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी है। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है, ये रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? ये आपको बताने का प्रयास करना है नीचे कमेंट बॉक्स में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल है, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन माना जाता है? तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाले पहले मुगल सम्राट हुमायूं माने जाते हैं। कौन? हुमायूं माने जाते हैं। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसे दिमाग में सेट रखेंगे। आपको एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है, हुमायूं चौसा के युद्ध में कब हारते हैं? यह सवाल रहेगा आपका कि हुमायूं चौसा के युद्ध में कब हारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहेगा, मुगल सम्राट अकबर के पिता कौन थे? मुगल सम्राट अकबर के पिता कौन थे? तो याद रखिएगा, मुगल सम्राट अकबर के पिता हुमायूं। क्या जवाब होगा? हुमायूं। ये आपको अच्छे से याद में रखना है। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है, अकबर का जन्म कब हुआ था? बड़ा अच्छा सवाल है, अकबर का जन्म कब हुआ था? आगे बढ़ेंगे तो अगला सवाल आपके पास है, नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? नूरजहां को लेकर सवाल है कि नूरजहां किस मुगल शासक की पत्नी थी? तो आपको मालूम है, नूरजहां जहांगीर की पत्नी थी। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है। सवाल यह है कि नूरजहां का कुछ और भी नाम था, वो नाम आपको बताना है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, अब्दुल रहीम खाने खाना यह किसके गुरु थे? अब्दुल रहीम खाने खाना यह किसके गुरु थे? तो याद रखिएगा, अब्दुल रहीम खाने खाना ये आपके जहांगीर के गुरु थे। किसके गुरु थे? यह आपके जहांगीर के गुरु थे। यह आपको याद होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी है? तो ध्यान रखेंगे, मुगल सम्राटों की जब भी बात करेगा आत्मकथा को लेकर, आपका जवाब होगा बाबर और जहांगीर दोनों ने ही अपनी आत्मकथा लिखी है। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना करी है, जबकि जहांगीर ने फारसी भाषा में तुझके जहांगीरी लिखा है। तो ये सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम बात कर रहे थे बाबर और जहांगीर की। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाबर ने अपना अंतिम युद्ध कौन सा लड़ा? बाबर ने अपने कौन से अंतिम युद्ध में विजय करी? यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला सवाल है, चित्रकारी किसके शासन काल में टॉप पर थी, या चित्रकारी किसके शासन काल में एकदम सर्वोच्च पे थी? तो याद रखिएगा, चित्रकारी जहांगीर के टाइम पीरियड में सर्वोच्च पे थी। किसके टाइम पीरियड में? जहांगीर के टाइम पीरियड में चित्रकारी जो है वो अपने चरम पर थी। इसकी वजह है, जहांगीर के दरबार में अगर हम चित्रकारों की बात करें तो उनके प्रमुख नाम दौलत, मनोहर, फारूक और बिशन दास, अब्दुल हसन, मंसूर, ये सारे बड़े बड़े जो चित्रकार थे वो जहांगीर के दरबार में ही सेवा करते थे। तो यही वजह है
कि इनके टाइम में चित्रकला अपने टॉप पर थी, और यही वजह है कि मुगल काल में चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के काल को ही कहा जाता है। अगला सवाल है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो याद रखिएगा, ये हुमायूं नामा जो है वो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। समझ गए? बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, और जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एक सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये गुलबदन बेगम बाबर से किस प्रकार संबंधित हैं? गुलबदन बेगम का बाबर से क्या संबंध है, यह आपको बताने का प्रयास करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार खुर्रम आगे चलकर क्या कहलाते हैं? राजकुमार खुर्रम आगे चल के जो है क्या कहलाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये शाहजहां का असली नाम खुर्रम ही था, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये शाहजहां के विषय में जान ले तो शाहजहां जहांगीर का पुत्र था और अकबर का पोता था, और इनके बचपन का नाम खुर्रम था। तो ये पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो गए होंगे। अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान करी थी? अकबर के द्वारा किसे जरी कलम की उपाधि दी गई थी? तो नाम याद रखिएगा, मोहम्मद हुसैन नाम है इनका। क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। अच्छा सवाल है, अच्छे से याद रखिए। किस मुगल शहंशाह ने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया? उस मुगल बादशाह का नाम बताइए जिसने तंबाकू के प्रयोग का निषेध किया। नाम था जहांगीर साहब। जहांगीर साहब ने क्या किया? तंबाकू पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, भूलना बिल्कुल नहीं है। आपको मालूम है, जहांगीर ने राजा बनते ही, मतलब गद्दी संभालते ही 12 आदेशों की घोषणा करी थी, और इन्हीं 12 आदेशों में इसमें शराब और अन्य मादक पदार्थों के बिक्री और निर्माण दोनों पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। तो हम जहांगीर के विषय में बात कर रहे थे। शाहजहां के पिता कौन थे? याद रखिएगा, शाहजहां के पिता का नाम था जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। तो ये पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया है, इसके विषय में कुछ और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी? किस मुगल बादशाह ने राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो नाम याद रखिएगा, शाहजहां ने यह कदम उठाया था। किसने? शाहजहां ने यह कदम उठाया था, राजधानी को ये आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है, अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दी थी? अकबर के द्वारा सीरी कलम की उपाधि अब्दुल अस्मद को दी गई थी। यह नाम आपके दिमाग में अच्छे से सेट होना चाहिए, क्योंकि कई बार पूछा गया सवाल है और आपकी परीक्षा में आने की संभावना में भी है। जहांगीर ने अपनी किस पत्नी को बादशाह बेगम की उपाधि दी थी? जहांगीर ने अपनी किस पत्नी को बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान करी थी? उत्तर होगा नूरजहां, जिसके चेहरे पर नूर हो, या मेहरुनिसा। तो ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो आपने बताना यह है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था, कौन लूट ले गया था? नाम था नादिर शाह। और नादिर शाह भारत पे आक्रमण करता है 1739 में, और मयूर सिंहासन, कोहिनूर हीरा, ये सब लूट के ले जाता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है। औरंगजेब की माता का नाम क्या था? औरंगजेब की माता का नाम क्या था? याद रखेंगे, इनका नाम था मुमताज महल। क्या नाम था? मुमताज महल। अब मुमताज महल के विषय में अगर जान लिया जाए तो इसका मतलब होता है महल का प्यारा हिस्सा। ठीक है भाई। इनका असली नाम अगर पूछे आपसे कोई तो अर्जुमंद बानो बेगम, अच्छे से याद रखिएगा। इनका जन्म अप्रैल 1593 में हुआ था। इनके पिता अब्दुल हसन असफ खान एक फारसी सज्जन हुआ करते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने किया था? बीबी के मकबरे का निर्माण औरंगजेब ने कराया था। किसके लिए? अपनी बीबी के लिए। तो ये पॉइंट आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, बिल्कुल भूलना नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। अगला सवाल है, विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस किस मुगल भवन में रखा गया था? तो याद रखिएगा, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में इसे रखा गया था। इसको बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा आपके लिए, है ना भाई। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगले महत्वपूर्ण सवाल की बात करें।
औरंगजेब के पिता कौन थे? ये आप सब जानते हैं। औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। क्या नाम था? शाहजहां। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करना है कि मुगल काल में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी? मुगल काल में सबसे बड़ी सेना किसके पास थी, यह आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। तो आपका सवाल है, किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? आपको नाम बताना है किस शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। बड़ा इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, कई बार आपसे पूछा भी गया है कि मतलब कब कब हुआ था। तो पहली बार इनका राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 में होता है और दोबारा से इनका राज्याभिषेक 15 जून 1659 में होता है। तो इस तरीके से पहला 1658 और दूसरा 1659, ये 2 समय है जब इनका राज्याभिषेक किया गया और दोनों ही बार इनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था? संगीत और नृत्य इन पर प्रतिबंध लगाने वाले औरंगजेब साहब थे। क्या नाम है? औरंगजेब साहब। इन्होंने क्या किया था? संगीत और नृत्य पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है भाई, आइए आगे बढ़ते हैं और अगले महत्वपूर्ण सवाल की तरफ। जहांगीर का मकबरा आप कहां पर देखते हो? जहांगीर का मकबरा जो है वह आप कहां पर देखते हो? तो ये आप लाहौर पाकिस्तान में देखते हैं, शाहदरा नामक स्थान पर। तो ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको भी अच्छे से याद रखें, बिल्कुल भूलें उले ना। तो इस तरीके से हमने भाग 1 कर लिया है, भाग 2 कर लिया है और आज मुगल काल भाग 3 भी कंप्लीट कर लिया है। हमने कुल मिलाकर 75 सवालों की बात कर ली है। अगर आपने इसके पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, वो 2 पार्ट भी देख सकते हो। आइए कुछ और बातें कर ली जाएं। अगर आप ये सारे टॉपिक डिटेल में करना चाहते हैं तो आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर वहां पर आप मुझे फॉलो करते हैं तो इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका आपको मिलता है। वहां पे अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं, पेड क्लास, तो आपको ये सारे टॉपिक डिटेल में करने को मिलते हैं। वहां पे आप मेरी फ्री क्लास भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसा नहीं देना है। तो फ्री क्लास के लिए जो आपका अनलॉक कोड होगा वो दीपक सिंह YT10 होगा। सेम कोड आपको प्लस के लिए भी अप्लाई करना है, समझ गए? और यहाँ पे आने वाले बैच अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको ये आपके सारे विषय एक साथ कवर होंगे। तो प्रयास करिए कि आने वाले बैच भी जरूर ज्वाइन करें। अगर आप वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो ये बैच आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं। ठीक है, और वहां पर आप अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं, अपने डाउट को आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये आपके लिए फायदेमंद है। ये आपके प्लस के चार्ज हैं। अगर आप 24 मंथ का प्लस एक साथ लेते हो तो आपको 150 पर मंथ के हिसाब से ही पे करना है। अगर आप 12 मंथ का प्लस एक साथ लेते हो तो आपको 250 रुपये पर मंथ के हिसाब से ही पे करना है। तो बहुत ही नॉर्मल सी फीस है, आप लोग ज्वाइन करिए और फायदा उठाइए। ये भाग 3 था, भाग 4 में हम जल्द मुलाकात करेंगे आपसे। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।